तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। ठीक है जी। और हमने देखा था कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चंस को, और उसके क्वेश्चंस भी हमने देखे थे कि पेपर में उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। साथ साथ हमने आपको जो है वो उसके क्वेश्चंस भी जो है वो दे दिए थे करने के लिए, ताकि आप उसके क्वेश्चंस करके उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो उसके बारे में चीज़ें पूछ सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दूसरी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको याद रखना है कि इसमें आपके प्रोबेबिलिटी के सवाल में एक एवरेज गिवन होगा। उस एवरेज से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये सवाल जो है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, जिसमें आपके पास एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो गिवन होंगे। ठीक हो गया। यानी बायनोमियल की पहचान आपको बताई थी कि वहां पे आपको जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, मे बी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो। ठीक हो गया। और जब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा आपके पास कि आपको एवरेज गिवन होगा। उसकी बेसिस के ऊपर आपने जो है वो क्या करना होगा, उसकी बेसिस पे आपने जो है वो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होगा। एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस गिवन होंगे तो हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके पास, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस म्यू। ठीक है जी। ये जो ई है ये एक्सपोनेंशियल ई है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। कैलकुलेटर में ये आपको मिलेगी डायरेक्ट। मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। एक्स वो वैल्यूज हैं नंबर ऑफ सक्सेस जिसको आपने जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ओके। और म्यू जो है वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस। पेपर में आपके पास ये मीन भी लिख के दे सकता है, इस प्रोबेबिलिटी के सेक्शन सी के सवाल में ये मीन भी लिख के दे सकता है, एवरेज भी लिख के दे सकता है। ये आपको म्यू का सिंबल जो ये सिंबल बना हुआ है ये सिंबल भी बना के दे सकता है, और वो आपको इसके एवरेज के लिए, ठीक है जी, इसके एवरेज के लिए वो आपको एक और सिंबल जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ दैट इज लैम्डा, वो ऐसे भी लिख के शो कर सकता है। ठीक है। ये कहे आपको या वो म्यू कहे, ठीक है जी, या वो आपको मीन लिख के दे दे पेपर में, तो इसका मतलब क्या है, ये सवाल में आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करनी है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल को आपने आइडेंटिफाई करने के बाद सिर्फ ये फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट करना है। ये वैल्यूज जो है एक्स की और म्यू की, ये दोनों वैल्यूज जो है वो आपके पेपर में गिवन होंगी। सिर्फ आपने याद रखना है ये कि जो एवरेज आपको गिवन है, अगर रिक्वायरमेंट में वही चीज वैसे ही पूछ रहा है आपसे तो एवरेज चेंज नहीं होगा। अगर रिक्वायरमेंट में कोई चीज उससे बढ़ाकर पूछ रहा है, मिसाल के तौर पे 2 मिनट्स का एवरेज उसने आपको दिया और रिक्वायरमेंट में आपसे वो जो है वो 6 मिनट्स की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो अब इसका मतलब है कि 2 मिनट की प्रोबेबिलिटी पे 6 मिनट्स को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। तो हम 2 मिनट्स को यूज करते हुए अगर एक काम एवरेज 2 मिनट्स में हो रहा है तो 6 मिनट्स में ले आने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अभी हम सवाल में देखेंगे, उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे करनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद एक और चीज यहाँ पे मेंशन हुई हुई है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सवाल आपका बायनोमियल का होगा। बायनोमियल की पहचान क्या है कि आपको जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, जनरल प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, बस सिर्फ होगा क्या कि वो जनरल प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो आप बायनोमियल के बजाय उस सवाल को पॉइजन से सॉल्व कर लेंगे।
बायनोमियल से वो सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वैल्यूज थोड़ी सी ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगी। पॉइजन से करना उसको आसान हो जाएगा। कब? जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आप एन लेते हैं, अभी तक आपने बायनोमियल के जितने भी सवाल किए उसमें एन जो था वो 5 था, 6 था, 7 था, ठीक है जी। अभी कह रहे हैं कि अगर बायनोमियल के सवाल के अंदर एन आपका क्या हो, 20 या उससे बड़ा आ जाए। दूसरी बात क्या है कि जनरल प्रोबेबिलिटी जो उसने आपको दी हुई है, ठीक है जी, वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, आपने जो देखी भी प्रोबेबिलिटी 0.25 थी, 0.6 थी, 0.6 0.33 थी। अब वो कह रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी 0.05 या उससे कम हो जाए, या 5% या उससे कम अगर आपको प्रोबेबिलिटी दे जनरल, तो उस सूरत में आप उस बायनोमियल के सवाल को भी क्या करते हैं, पॉइजन से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके भी सवाल जो है वो हम आपको दिखा देंगे कि कैसे आपके पेपर में इसका सवाल आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पॉइजन का हमने फॉर्मूला तो देख लिया, ठीक है जी। आप में से कोई अगर ये चाहता है कि फॉर्मूला लिख लेते, फॉर्मूला आप अपने पास लिख भी सकते हैं, ये राइट अप मैंने आपको पहले से दिया हुआ है। और ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ई की पावर माइनस म्यू इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ई जो है आपके पास क्या है, ई आपके पास कैलकुलेटर में होता है अवेलेबल। ठीक हो गया। ई की पावर जो है वो आपने लेनी है, और ई पे जब आप पावर अप्लाई करते हैं कैलकुलेटर में, तो उसमें आप पावर का बटन नहीं दबाते हैं। जब आप ई दबाएंगे नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली पावर उस खुद ब खुद आ जाती है। और जो अगर किसी का पुराना कैलकुलेटर है, तो आप ई दबा के डायरेक्ट उसके आगे वैल्यू लिख देंगे, अगर इसके ऊपर जो भी आ रही होगी, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन लिया हुआ है 2016 रेगुलर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10B। और इस 10B के अंदर क्या है, द एवरेज रेट ऑफ एक्सीडेंट्स पर वीक at a certain intersection is 1.6. Find the probability that exactly 3 accidents will occur in a week. More than 3 accidents will occur in 4 weeks. अच्छा जी, तो अब यहाँ आपके पास क्या है भाई, अब देखना आप यहाँ पे कि आपके पास एक लफ्ज आ रहा है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज। ठीक है जी, द एवरेज रेट ऑफ एक्सीडेंट्स, एवरेज रेट ऑफ एक्सीडेंट्स देख लिया आपने। अब एवरेज आ गया प्रोबेबिलिटी के सवाल में। पर वीक यानी एक वीक की बात कर रहा है, एक सर्टेन इंटरसेक्शन पे वो कितना है, 1.6। 1.6 यानी एक से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, मगर ये कि एवरेज का मतलब क्या है कि उन्होंने डिफरेंट वीक्स के अंदर जो है वो डाटा कलेक्ट किया हुआ होगा, और डिफरेंट वीक्स के डाटा के बाद उन्होंने जो है वो एवरेज लिया होगा। ये एक वीक के अंदर जो है वो 2 एक्सीडेंट्स हुए होंगे, एक वीक में एक भी नहीं हुआ होगा, एक वीक में एक हुआ होगा। तो पास्ट एक्सपीरियंस से उन्होंने जो है वो एवरेज बता दिया हमें कितना आ रहा है, 1.6। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारे पास जो एवरेज गिवन है वो है 1.6। Find the probability that exactly 3 accidents will occur in a week. अब एवरेज भी जो दिया हुआ है वो एक वीक का दिया हुआ है, और मांग जो रहा है प्रोबेबिलिटी वो भी एक वीक की मांग रहा है। तो अभी तो मुझे एवरेज को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या ले लूंगा, 3 ले लूंगा। मुझे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 कितनी होगी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो अब मेरे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 विल बिकम ई की पावर माइनस म्यू का मतलब हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय
म्यू आपके पास कितना था 1.6, पावर x जो है वो 3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे e की वैल्यू। ठीक है जी, और e की वैल्यू आपके पास जो है वो आ रही है यहाँ पे 0.2018, 0.2018 multiply by 1.6 की पावर 3, that is 4.096 divided by 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 6। तो 4.096 मल्टीप्लाई बाय 0.2018 divided by 6 will become probability of x equals to 3, 0.1377। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, the probability that exactly 3 accidents will occur in a week will be 0.1377। या अगर आप चाहें तो आप स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है वो क्वेश्चन का वो भी अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में ले सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका पार्ट 1 का सॉल्यूशन। पार्ट 2 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है आपका, पार्ट 2 में कह रहा है मोर देन 3 एक्सीडेंट्स विल अकर इन 4 वीक्स। अब यहाँ पे बात जो है वो एक हफ्ते की नहीं हो रही है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो 4 हफ्तों की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, एवरेज का मतलब क्या है कि जो भी आपको एवरेज गिवन होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू वही आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके टेस्ट में मार्क्स जो हैं वो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं आपके 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हर टेस्ट में 5 मार्क्स आ रहे हैं। किसी टेस्ट में आपके 2 मार्क्स भी होंगे, किसी में आपके 3 मार्क्स भी होंगे, किसी में आपके 7 मार्क्स भी होंगे, किसी में आपके 8 मार्क्स भी होंगे। उनको एवरेज कर कर आपने तमाम वैल्यूज को प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करा, तो आपको पता चला कि आपके एवरेज मार्क्स 5 आ रहे हैं। सेम एज यहाँ पे एवरेज जो एक्सीडेंट्स 1.6 शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके 1.6 ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, 1.6 से कम भी हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे और ज्यादा भी हो रहे हैं, उनका एवरेज 1.6 आ रहा है। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर जब एवरेज 1.6 आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 कैसे ले रहे हैं। अभी आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ पे एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि उससे उसी को ही हम ले रहे हों, एवरेज उससे ज्यादा भी हो सकता है और एवरेज से कम भी हो सकता है। नाउ अब हम देख लेते हैं इसके आगे, अगर हम पार्ट 2 का सॉल्यूशन कर लें तो पार्ट 2 के सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मोर देन 3 एक्सीडेंट्स कह रहे हैं ये। अब मोर देन 3 एक्सीडेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, इधर आ जाते हैं अब आपके पास पार्ट 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब म्यू जो था आपके पास, म्यू आपको गिवन था 1.6, 1.6 जो था आपके पास वो था 1 वीक का एवरेज। ऐसी है भाई, अगर 1 वीक का एवरेज बताएं हम किसी को इस सवाल के हिसाब से तो ये हो जाएगा 1.6। सेकेंड रिक्वायरमेंट बट ये कह रहा है कि हमें जो एक्सीडेंट्स की तादाद लेनी है, एक्सीडेंट्स की तादाद लेनी है वो क्या होगी, वो 4 वीक के इंटरवल के हिसाब से लेनी है। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने म्यू को चेंज करना है। और म्यू चेंज कैसे हो जाएगा, एक वीक का अगर 1.6 है तो मैं अगर इसको 4 वीक्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम 6.4, और 6.4 मेरा एवरेज बन जाएगा किसका, फॉर 4 वीक्स। 4 वीक्स का एवरेज क्या होगा, एक वीक का एवरेज अगर 1.6 है तो 4 वीक्स का एवरेज आएगा 6.4।
अब यहाँ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को कह रहा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी एक्स की मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4, 5, 6 सो ऑन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है जी। अब मोर देन 3 का मतलब तो क्या होगा? आपके पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। अब आप काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें तो कोई एंड ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपसे कह रहा है x इज ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो है वो एक चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पे। वो क्या है आपके पास? यहाँ आपके पास, ये मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ अलग से। probability of 0 plus probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3। ये आपको करना नहीं है सॉल्व, ये आप समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। probability of 4 plus probability of 5 and so on। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जब भी हम करते हैं तो इसका आंसर आता है क्या? इसका आंसर आता है 1। ठीक हो गया ये? अच्छा जी, अब बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 की। तो ये जो वैल्यूज होंगी, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 3 तक, इसको मैं कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3। और जो इसके बाद की प्रोबेबिलिटीज हैं सारी, उसे मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3। ठीक हो गया? अब मुझे कैलकुलेट करना है किसको? मुझे कैलकुलेट करना है ये ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी को। पॉइजन के सवाल में ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी को हमेशा ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 कैलकुलेट करने के लिए मैं ये जो प्लस में वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। यानी इसका मतलब है कि मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 4 प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3। ठीक है? तो यहाँ आपके पास, अब हम यहाँ मेंशन करते हैं, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3, विच मीन्स, जो मैंने अभी आपको रेड से लिख के दिखाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे मुझे जो है उसी फॉर्मूले के हिसाब से इन वैल्यूज को पुट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। और अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू x की वैल्यू जो है वो सबसे पहले मैंने ली 0। जब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 विल बिकम e की पावर माइनस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 विल बिकम क्या बन जाएगा आपके पास? ये e की पावर माइनस 6.4 की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.0016। ठीक हो गया? और 6.4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ये भी 1 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल का मतलब भी 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 ये हो जाएगी कितनी आपके पास? 0.0016। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं
x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 e की पावर -6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals to 1 will become 0.0016 मल्टीप्लाई बाय 6.4 की पावर 1 6.4 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x equals to 1 will become, ये हो जाएगा 0.0016 मल्टीप्लाई बाय 6.4, ये आ जाएगा 0.0102। ठीक हो गया ये। अच्छा, इसके बाद फिर इसको और मजीद आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें 2 की, x इक्वल्स टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू e की पावर -6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो probability of x equals to 2 will become 0.0016 मल्टीप्लाई बाय 6.4 की पावर 2 जो है वो हो जाएगी 0.96 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। तो ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू, इसकी टोटल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 का आंसर आ जाएगा 0.0327। फिर उसके बाद फिर हमने इसी फॉर्मूले के अंदर x3 रख के वैल्यू निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू e की पावर -6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 0.0016 6.4 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 262.14 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 जो है वो बन जाएगी आपके पास यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6 0.0699। ये हो गई चारों प्रोबेबिलिटीज कवर अप हो गई आपकी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 कैलकुलेट करनी थी मुझे, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा 1 में से लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। तो अगर ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर दूं जो मैंने भी कैलकुलेट करी, 0.0016, ठीक हो गया ये 0.0016 और प्लस फिर आ जाएगा 0.0102, ठीक है जी 0.0102। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 0.0327, ये हो जाएगा 0.0327 और आखिर में आएगा आपके पास 0.0699 0.0699। अब इसको मजीद आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 0.1144, ठीक है जी। और अगर 1 में से इसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 यहाँ पे आ जाएगा 0.8856। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर मोर देन 3 एक्सीडेंट्स विल अकर इन अ 4-week पीरियड। तो हमेशा आपको याद रखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल के अंदर
जब भी वो आपसे मोर देन की बात करेगा, मोर देन के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपने कॉम्प्लीमेंट करके सॉल्व करना होगा। ये जो आपको मैंने लिख के दिखाया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3। जब भी ग्रेटर देन की बात करेगा तो ग्रेटर देन में पॉइजन के अंदर कोई लिमिट नहीं होती कि आपको कहां तक प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रोबेबिलिटीज हमें नहीं चाहिए उसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे। जब इसने कहा हमें यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो हमें चाहिए ग्रेटर देन 3, तो हमें 0 1 2 3 यानी 4 प्रोबेबिलिटीज रिक्वायर्ड नहीं थी। तो मैंने इन 4 प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके 1 में से माइनस किया, तो जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी आएगी 0.88 जो प्रोबेबिलिटी आई है वो ये शो करेगी कि आपकी प्रोबेबिलिटीज 3 और 3 से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को शो कर रही होगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसको हमने जो है वो आज सॉल्व किया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया।